हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम सभी यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम सभी समाजवाद नामक टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। तो आज हम सभी उसके आगे की प्रक्रियाओं को समझेंगे। बच्चों, 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। यानी अगर हम 1914 से पहले की बात करें तो रूस में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं वो गैर कानूनी थीं, यानी उन्हें कानूनी मान्यता नहीं मिली थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। कब और कौन सी? 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। बच्चों, कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। कब? 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। यानी जो ज़मीन सामंतों के कब्जे में है वह ज़मीन किसानों को वापस कर दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों ने एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। यानी जो लेनिन थे, बच्चों लेनिन के बारे में आपको हम बाद में बताएंगे, उनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। यानी पार्टी में भी लोगों के मत एक दूसरे से अलग थे। व्लादिमीर लेनिन यानी इन्होंने बोल्शेविक दल का गठन किया था। तो जो व्लादिमीर लेनिन यानी बोल्शेविक खेमे के मुखिया ये सोचते थे कि जार यानी जो वहाँ का राजा था वह शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा यानी मेनशेविक वह मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अब बच्चों हम आगे की प्रक्रिया को जानेंगे कि उस समय जो रूस का समाज था वो पूरा उसमें उथल पुथल मचा हुआ था और किस तरीके से 1905 की क्रांति हुई। ठीक है बच्चों, तो 1905 की क्रांति को आप ध्यानपूर्वक समझिए। बच्चों, रूस एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश राजशाही का मतलब होता है राजा का बिना रोक टोक शासन, यानी वहाँ का जो शासक है वह बिना रोक टोक के काम करता है। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। यानी जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया।
1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक यानी जदीदियों, बच्चों जदीदियों का मतलब होता है रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, इनको जदीदियों कहा जाता था। तो इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक यानी मुस्लिम बाहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा, यानी जो रूस की मजदूर थे उनके लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई, यानी मजदूर संगठन भी तेज़ी से बढ़ने लगे और उनमें सदस्यों की भी वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्योतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। यानी मजदूर क्या मांग कर रहे थे कि जो उनके काम करने के घंटे हैं उनको घटाकर 8 घंटे कर दिए जाएं और उनके वेतन में वृद्धि की जाए और जो उनकी कार्य स्थिति है उसमें सुधार किया जाए, और इसके लिए वे हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कॉसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। यानी जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार के महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कॉसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। बच्चों, 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्य वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों को बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई, यानी जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थीं उन पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। जार ने पहले ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। यानी जो जार यानी वहाँ का जो शासक था उसने पहले ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और जो नई ड्यूमा थी उसको 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़वादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया गया।
बच्चों ड्यूमा मतलब संसद होता है। अब हम जानेंगे पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, यानी पहले विश्व युद्ध के समय रूसी साम्राज्य कैसा है। बच्चों आपको पता ही है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। तो हम सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की यानी केंद्रीय शक्तियां थीं, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, इनमें बाद में इटली और रोमानिया भी थे, इस खेमे में शामिल हो गए। यानी एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की यानी केंद्रीय शक्तियां थीं, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस शामिल थे और बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में आ चुके थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था इसको शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। रूसियों मतलब रूस की जनता का। जनता ने जार का साथ दिया, यानी जनता ने अपनी सरकार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मजदूर मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। यानी जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। यानी सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पेट्रोग्राद, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था, इसीलिए लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया। बच्चों जरीना यानी जार की पत्नी यानी महारानी, तो जरीना अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। यानी जैसे जैसे सैनिक पराजित हो जा रहे थे, यानी सेना की पराजय हो रही थी, तो रूस की जनता का मनोबल गिर रहा था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। तो बच्चों फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए, यानी बेघर हो गए। इस हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, यानी इससे जो जनता थी वो नाराज हो गई। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और वे अब लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा, क्योंकि बच्चों जो युद्ध होते हैं वे हमेशा जन और धन की हानि का कारण बनते हैं और इसके चलते उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यानी बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उन पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था, यानी वो भी मार्ग बंद हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं
अच्छी सेहत वाले पुरुषों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। यानी बच्चों, रूस की स्थिति धीरे धीरे बहुत ख़राब होती चली गई। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। तो बच्चों, ये था पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। बच्चों, इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ठीक है।